हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट क्वेश्चन पेपर 15 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 2 का। और जो बच्चे इस साल एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे। चलिए देख लेते हैं 15 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 2 को कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए ये तो आंसर की है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे ले चलता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। ओके ओके ओके, किस तरह का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, ठीक है, ये है हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं फर्स्ट लेता हूँ। जिसको आंसर की चेक करनी है वो मैंने ऊपर डाल रखी है, बाद में दिखा दूंगा, वरना तो हर एक क्वेश्चन का सही ऑप्शन मैंने टिक कर रखा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। इनमें से कोई नहीं, बी पे टिक लगा दो, ऑलरेडी लगा हुआ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेपर देख लो अच्छे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इंग्लिश हिंदी दोनों में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। ए पे टिक लगा दो। और जिनको पीडीएफ फाइल चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अरे यार घबराओ मत, डरो मत, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में लेता हूँ, इस साइड में आ गए हम। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन राइट होगा, फास्टली बताओ कौन सा राइट है। सी पे टिक लगा दो, कैस्पियन सागर, ठीक है। ओके ओके ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। श्री राजगोपालाचारी। ओके ओके। अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। समझ रहे हो, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो देखो 4 ऑप्शन है, इसमें से पहला वाला ऑप्शन पे टिक लगाओ, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारा। ओके, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया। किसने किया, ये तो आपको याद होना चाहिए भाई। आप पैट का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल, तो ये छोटी मोटी चीज़ें, छोटे मोटे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इस साल का पेपर थोड़ा सा टफ आने वाला। क्योंकि अगर आप 2023 वाले क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो वो 2022 के क्वेश्चन पेपर से काफ़ी डिफ़िकल्ट दे रखे हैं। पर डिफ़िकल्ट नाम की कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, सही बताऊं तो। सी नंबर पे टिक लगाओ, मोहन सिंह। अच्छे से तैयारी करो, जब अच्छे से तैयारी करोगे तो कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती, ये सोच होती है बस इंसान की। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हम। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। भाई बी पे टिक लगाओ, मध्य प्रदेश में। सोचने समझने का काम नहीं है यार, अगर कह दे तो बिछड़ जा, तो बिछड़ जा मेरे दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। सोचने वाली बात है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे इसे मानसून का क्या कहते हैं, फटना, यानी कि प्रस्फोट कहते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारा, GMT का पूर्ण रूप क्या है। ग्रीन बीच मेगा टाइड, ग्रीन बीच मीन टाइप। तो राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा रखा है मैंने, ज़्यादा सोचने समझने का काम नहीं है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों क्या है ये, जीवित जंगों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। यार किस नाम से जाना जाता है, क्रूड जन्म दर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पूरे हो गए। 11 क्वेश्चन आ जाता है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भाई 14 बैंकों का। क्वेश्चन बड़े दमदार हैं, ठीक है। अरे यही क्वेश्चन लौट फिर के आते रहते हैं, ठीक है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। किसके लिए, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार चेक कर लें और इसके ऑप्शन पढ़ें। योजना आयोग के ठीक है अंतिम उपाध्यक्ष थे। ए पे टिक लगाएं, ठीक है, श्री मोटेक सिंह आहलूवालिया। ओके ओके ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। भाई प्राकृतिक क्षेत्र।
जब हमें टिक लगे हुए मिले हैं तो सोचने समझने का क्या काम है इसमें, क्यों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था, वो था पंजाब, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। अनुच्छेद 29, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। बी पे टिक लगाओ। समान न्याय और निःशुल्क विविध यानी कि विधिक सहायता। जिन बच्चों को ऑप्शन पढ़ने हैं तो वो ऑप्शन पढ़ लो, उसके बाद टिक लगाना, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन पढ़ के टिक लगाना अच्छी बात होती है, लेकिन मैंने ऑलरेडी ना टिक लगा रखे हैं इन पे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 आ गया हमारा, ठीक है। चलो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। बी पे देखो, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वही कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना। डी नंबर, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, मतलब सभी पे टिक लगा दो, ये सभी, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिखाई दे रहा है, सभी अम्लों में समान तत्व है, जितने भी एसिड होते हैं जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, तो मतलब हाइड्रोजन। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन जो होते हैं वो लेपित होते हैं किससे, टेफ्लॉन से, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 21 हमें दे रखा है, अनुच्छेद 245 के अनुसार, ठीक है, संसद का कार्य है, सी पे टिक लगाओ, कानून बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चुनाव सुधारों से, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र, बी पे टिक लगाओ, केंद्र और राज्य संबंध से, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा आ गया, प्रकाश वर्ष का एक माप है। प्रकाश वर्ष किसका माप है। देखो, प्रकाश वर्ष जो होता है ना वो दूरी का मात्रक होता है, ये ध्यान देना। प्रकाश वर्ष में दूरी मापी जाती है, तो डी पे टिक लगा दो आप, तारकीय दूरी, ठीक है। तो ये साइंस के 5 क्वेश्चन हैं, ये तो सब पता ही है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आ गया हमारा, मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, सोल्व करो। अरे जो तुम्हारी नोटबुक है उस नोटबुक को खोलो, ठीक है, पेन उठाओ और ये क्वेश्चन लिखो और उसको सोल्व करो और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। तो ए पे टिक लगा दो, 7.9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिक में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कड़ा में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो यार एक परसेंटेज का, ठीक है, और एक औसत का, इन दोनों के 2 सवाल तो कंफर्म होते हैं, ठीक है, और बाकी गुणा भाग जोड़ घटाव वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो तुम अच्छे से पढ़ ही लो। तो राइट ऑप्शन 5% पे टिक लगाओ, ठीक है। आप सोल्व करके देखना, सही आपको ऑप्शन मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या सबसे बुद्धिमान स्तनधारी होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। ए पे टिक लगाओ, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि पर, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 28 है, दिए गए भिन्नों 4/9, 5/7, 11/13, 13/17 में से सबसे बड़ा कौन है। तो यार दिए गए भिन्नों 4/9, 5/7, 11/13, 13/17 में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, डी पे टिक लगा दो, ठीक है, 11/13, ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 29 लेता हूँ, इसको सोल्व कर लो, सोल्व करो, बी पे टिक लगा दो, ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 को औसत निकालना, देखो आ गया औसत वाला क्वेश्चन एक, तो ये तो कंफर्म होता है औसत का क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन 140 है, 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत क्या है, 140 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखो जरा, स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर का हिंदी का है ये क्वेश्चन, हिंदी के 5 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको पता है, सिलेबस तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है, ठीक है, तो मैंने वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी, ठीक है, वो यानी कि उसमें लिखा है मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, उसको आप एक बार देख लो, सब पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो स्थावर का विलोम शब्द है जंगल, ठीक है, जंगम, जंगम इज ए राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा,
बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का क्या अर्थ है? बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, तो यार मुहावरा, इसका मतलब तो आप समझ गए, भाई का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। बी पे टिक लगा दो, ऑलरेडी लगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है मेरे पास। सवल्प का संधि विच्छेद क्या है? अरे यार बड़ा खतरनाक संधि विच्छेद है, इसमें तो दिमाग सबका घुमा देगा ये तो। डी पे टिक लगा दो। सु प्लस अल्प। इति और इति का सही अर्थ क्या है? इति मतलब समाप्ति और इति मतलब होता है विघन। देख रहे हो हिंदी भी कितनी खतरनाक हो रही है आजकल। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। आस्तिक। आस्तिक मतलब एक नास्तिक होता है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता, एक आस्तिक होता है जो ईश्वर पर विश्वास रखता है। ठीक है, चलिए। अच्छा पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लो। मैं तो पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास तो टाइम है नहीं, पर आपके पास ज़रूर टाइम है क्योंकि आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी कर रहे हो, और जितना टाइम दोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, पहले इसको ना पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लो। पढ़ लिया? चलो अभी पढ़ाई कहाँ है, पढ़ो। लो बेटा और पढ़ो, पढ़ो सही करके पढ़ो, पढ़ो। पढ़ लिया? ठीक है, अब क्वेश्चन छांटो। चलो अब छांटो क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है, व्हाट डू यू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा ऊपर पैराग्राफ है, जिसने भी पढ़ा है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देगा। ठीक है, थैंक यू कार्ड्स। अच्छा क्वेश्चन नंबर 37 है, 5 क्वेश्चन है पैराग्राफ के। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन डेज ऑफिशियली ए हॉलीडे। नो इज अ राइट ऑप्शन। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ टेम्प। क्या होता है? बी नंबर डोसाइल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, और 39 कौन सा है सर जल्दी बताओ। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ रैपिड। इसका होता है टर्डी। बी पे टिक लगा दो। गिव वन वर्ड सब यानी कि सब्सटीट्यूट फॉर द फ्लोइंग। वन हु इज़ इंडिफरेंट टू प्लीजर और पेन। तो राइट ऑप्शन है इसका, बी पे टिक लगाओ, स्टोइक। ओके चलिए 40 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41वां। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा आ जाता है। जब आ जाता है तो ये छा जाता है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। तो ए जो है वो फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? बेटा। ठीक है, क्वेश्चन देख लो बेटा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। अच्छा चलिए, लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि हुई है। तो चलो पढ़ो बेटा, सी नंबर से राइट ऑप्शन है। कथन सेकंड कारण है और कथन फर्स्ट इसका प्रभाव है। ओके हटाओ 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 हटाओ। क्वेश्चन नंबर 43 में देख लो ज़रा एक बार। क्वेश्चन नंबर 43 में दिखाई दे रहा है? हाँ मैं दिखाई दे रहा हूँ? नहीं, ठीक है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। नेपाल, अपना नेपाल। ठीक है, क्या बात है भाई नेपालियों। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? वाह। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? नेपाल। क्या बात है भाई, नेपाल पे भारत ज़्यादा माहिर हो रहा है भाई। क्या मिल गया ऐसा? क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत चयन कीजिए। असंगत का चयन कीजिए। 301 क्या है? ये असंगत है। अब असंगत क्यों है वो खुद देखो अपना आप। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अरे वाह, 1 जनवरी कैलेंडर तो पढ़ा होगा। कैलेंडर का हर साल क्वेश्चन आता है रीजनिंग का, इसलिए कैलेंडर तो छोड़ना मत। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है हमारा इसका राइट ऑप्शन है डी पे टिक लगाओ, शुक्रवार। ओके, और भाई इंग्लिश वाले पढ़ लेना इंग्लिश में। अच्छा, यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को EDUJWA के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड को इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बेटा बी पे टिक लगा दो। ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, हटाओ।
आगे क्वेश्चन लेता हूँ मैं 48वां। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, चलिए। अच्छा ये बताओ बेटा, 49वां क्वेश्चन आ गया। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? यूके में। ठीक है, इज ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टर के लिए ADS एड्स की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के एक साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन तो बड़े इजी आए हुए हैं, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, पर बेटा आपके बार जब पेपर आएगा ना वो दिमाग घुमा देगा। जल्दी बताओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? ए पे टिक लगाओ, वाराणसी में। ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन। चलो आगे देखते हैं भाई। किस संस्थान ने इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लो आप। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिस्ट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? और वह है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 55। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है? लक्षद्वीप। ये सोचने वाली बात ना है, सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा। छात्र परिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैम्पस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? ICICI बैंक। अरे वाह क्या बात है। छात्र परिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? ICICI बैंक। ओके ओके। चलिए भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य। ठीक है, भारत के कितने राज्य? 5 राज्य करते हैं। ओके। अच्छा निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ये देखो यार, अब इतने देश विदेश के बारे में सब में से ये जीके पूछ रहा है, तो बताइए यार कहाँ तक इंसान इस क्वेश्चन के सही ऑप्शन बताएगा। जलोटी। ठीक है, ओके। सी पे टिक लगा दो, जलोटी। ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? कथक इज़ अ राइट ऑप्शन। बिल्कुल सही बात है, कथक। कथक जो होता है ना वो क्या है? लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है इसका। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ये तो भाई हर एक पेपर में कोई ना कोई दिवस पूछा जाता है, इसलिए हर एक दिवस को याद कर लो। आप दिवस भी कहाँ तक याद रखोगे यार? एक दिवस मनाया जा रहा हो तो ठीक है, आधे दिवस तो हमें पता भी नहीं चलता कौन सा दिवस कब मनाया गया होगा। बस इम्पोर्टेंट दिवस पता होते हैं हमें, और ये पता नहीं कहाँ से उठाकर पूछता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 62 दिख रहा है? मैं दिखाई दे रहा हूँ? नहीं। वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यार वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कोच्चि केरल में। ठीक है, राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 हम देख लेते हैं। कहाँ गया रे क्वेश्चन नंबर 63? ये रहा। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप बैडमिंटन से। ठीक है। अच्छा प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? यानी कि प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 65 है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है समुद्र के स्तर में वृद्धि। बात बिल्कुल सही है। तटीय रेखा में परिवर्तन। बात बिल्कुल सही है। फसल पैटर्न में परिवर्तन। बात बिल्कुल सही है। ए नंबर टिक लगा दो ये सभी। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर देखो, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए 66 से 70 के उत्तर दीजिए। मतलब 5 क्वेश्चन आपको करने हैं गद्यांश से। तो ये गद्यांश हमें दे रखा है, ठीक है। ओके सर, ओके। अब बेटा ये गद्यांश कैसे सोल्व करोगे वो तुम खुद देखो, पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लो, पढ़ो, पढ़ लिया। ये गद्यांश पढ़ो अच्छे से, सर अच्छे से पढ़ लें। चलो आगे पढ़ो, फिर पढ़ो, ये वाला पढ़ो इधर, ठीक है ठीक है, इधर पढ़ो, इधर पढ़ो गद्यांश, पढ़ा, ठीक है। अब पढ़ो, फिर अब पढ़ा, चलिए अब पढ़ लिया तो बेटे अब क्वेश्चन का ऑप्शन बताओ ज़रा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं, सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है। बुढ़ापे में माँ बाप को अपने पास बुलाकर उनकी सेवा करने के उद्देश्य जाते हैं, नहीं, गलत बात है। माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। बी पे टिक लगाओ, आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 67 आ गया। इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे। यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन पढ़ो यार। डी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन है, पहले इसी को पढ़ लो। बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर एतराज़ और कटाक्ष करते होंगे। ये बात बढ़िया है। जो भी ऑप्शन आपको बड़ा लगे टिक लगा दो। अगर कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पढ़ो और जो ऑप्शन सबसे बड़ा है वही राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है। अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। अधूरे संस्कार, विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप, बच्चों के मन में बचपन में माँ बाप द्वारा बोए गए सपने। इज द राइट ऑप्शन ए, अधूरे संस्कार, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 69 में देखो आप, विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते हैं। बी नंबर, जग हंसाई से बचने के लिए। बिल्कुल राइट ऑप्शन है एकदम, और ये रियल लाइफ में हो भी रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा। अच्छा क्वेश्चन नंबर हमारा पढ़ो 70 में ज़रा। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपने पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है। राइट ऑप्शन, 2 पीढ़ियों का अंतराल, ठीक है, ओके। अब फिर से एक गद्यांश पढ़ो। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए 71 से 75 तक। पहले गद्यांश पढ़ लो, यही तो क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं। गद्यांश के क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं, चाहे वो इंग्लिश का जाए या चाहे वो काय का जाए, हिंदी का जाए, फ्री फंड के नंबर होते हैं। चलिए ज़रा देखो, पढ़ लिया यह वाला पहला गद्यांश पढ़ो, ठीक है। अब फिर इससे आगे पढ़ो, पढ़ो बेटे पढ़ो, ये तुम्हारा काम है पढ़ने का। अब आगे और पढ़ो, पढ़ो आराम से पढ़ो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ यार। तुम किस बात से डर रहे हो तुम, है भाई। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, आज के बुज़ुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें। इसे राइट ऑप्शन डी नंबर, बुज़ुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना अपनी राय थोपें। बिल्कुल सही बात है एकदम। क्वेश्चन नंबर 72 है, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं। जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। द राइट ऑप्शन डी नंबर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 73 पढ़ो अच्छे से पहले, ठीक है। माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संस्थानों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है। ए पे टिक लगाओ, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों को बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 74 देखते हैं। संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है। सबसे प्रबल तर्क कौन सा, इनमें से कोई नहीं। बी नंबर, माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा
व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटी की ज़िंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी। द राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आगे देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेज देने की बात करते हैं? ओहो, बहुत गलत बात है यार, ये ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए। जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। द राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारा है फिर 76 से 80 तक। ज़रा ध्यान देना बेटे, क्वेश्चन 76 से 80 तक ये 10 क्वेश्चन ग्राफ और चार्ट के आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं तालिका के। इसलिए ग्राफ और चार्ट और तालिका 20 नंबर की आती है, अच्छे से कवर कर लो, छोड़ लो मत कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो वर्ष 2011 से 2015 के दौरान, ठीक है, वर्ष 2011 से 2015 के दौरान 5 जिलों से प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की संख्या के आंकड़े तालिका में उल्लेखित हैं। निम्न तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। 76 से 80 तक के तालिका देख लो, कितनी छोटी तालिका दे रखी है। अरे यार, वाह वाह बेटे वाह, और छोटी तालिका ना दी गई। अब बच्चों का दिमाग तो अपने आप घूमेगा। क्वेश्चन नंबर 76 तालिका देखो, जिन्होंने तालिका, ये तो तालिका के क्वेश्चन है, तालिका वाले क्वेश्चन है ना ये, हाँ ठीक है, प्रतियोगिता। ओके 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 ओके, चलिए ग्राफ वाले बाद में आएंगे। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 76 लेता हूँ। जिन्होंने जो तालिका और ग्राफ चार्ट जिन्होंने पढ़ रखा है ना, उनके लिए क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, आसानी से कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में लेता हूँ। किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? बी पे टिक लगाते हैं, जिला ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 हमारा आ गया। जिला सी के चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? 2012 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देख लो। जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है? तो 2014 में। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79 आ गया। 79 वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? बी पे टिक लगाओ, जिला ए का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 80 हमारा आता है। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा आता है, समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? डी पे टिक लगाओ, 88.54%। ओके सर, लगा दिया सर, लगा दिया तो छोड़ो, फिर आगे देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 81 से 85 तक फिर से तालिका आ गई और 5 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। फिर तालिका पढ़ो, ये तालिका बहुत इजी है, सबसे इजी तालिका यही लगती है मुझे, बहुत सिंपल तालिका है। PQRST में दे रखा है हमें। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 81 है, मार्च में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीने का दे रखा हमें। मार्च में कंपनी P और R द्वारा, ठीक है, बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है? 59:80। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा। कंपनी S द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 64.71। तो तालिका अपनी नोटबुक में बनाओ और सोल्व करने की कोशिश करो, और जिससे नहीं आती है अपनी किताब उठाओ या फिर यूट्यूब पे जाओ, तालिका ग्राफ वाले क्वेश्चन सर्च करो, देखो और प्रैक्टिस करो अच्छे से, फिर इसको सोल्व करना। ये क्वेश्चन कर जरूर लोगे आप, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा। कंपनी टी द्वारा मार्च अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? 144 इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा। फरवरी में कंपनी PS और T द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? 118। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 85 लेता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कंपनी Q द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी R द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? 65। ठीक है, सी पे टिक लगा दो। प्रश्न संख्या 86 से 90 तक ये चार्ट हमें दे रखा है। ठीक है, चार्ट का क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्च को दर्शाता है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और
और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहला चार्ट पढ़ लो। चार्ट पढ़ो बेटे। शिक्षा 80 दे रखी है, अनुसंधान 65, खेल 52, कार्यक्रम 35, पुस्तकालय 32, छात्रावास 46 और आधारभूत संरचना 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। देखो इन्होंने क्वेश्चन पेपर में ये है या हल करा है इन्होंने क्वेश्चन पेपर को सोल्व करा, ठीक है, बहुत इजी तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया? 86%, ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया? ए पे टिक लगाओ, 12.78%, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर या 86 से 89 हो गया हमारा, अब 88 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 80 कौन सा क्वेश्चन है यार ये, ठीक है। 86 से 87 क्वेश्चन है ये हमारा, है ना। अब 88 क्वेश्चन हमारा ये मिलता है, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि, ठीक है, 1,80,00,000 है, तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है? ठीक है, जल्दी बताओ। तो 2 लाख, ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ 89 का। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है? 35%, ओके। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी, तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि कितनी थी? तो बेटा यहाँ पे है तो हमारे पास ये 72,50,000 इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, लगा दो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक ये आया हमारा ग्राफ। भैया लाइन ग्राफ दे रखा, ये लाइन ग्राफ वाले क्वेश्चन अच्छे नहीं होते, ग्राफ वाले जो आता ना, बार ग्राफ जो आती है वो अच्छे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा दिमाग घुमाता। चलिए निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2001 से 2006 की अवधि के दौरान 2 कंपनियों ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ प्रदान करता है। ग्राफ को ठीक से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। चलो बेटे दें, फिर हम डर रहे हैं, पहले ग्राफ देख लो। देख लिया? ऐसे ही देखने मिल जाता है ग्राफ, और क्या। चलो आगे बढ़ा दें आप खुश। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पढ़ो। 2005 में 2 कंपनियों ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी, तो 2005 में उनका व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था? 45:68, ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 92 हमारा आ गया, यदि 2005 में 2 कंपनियों की आय समान थी, तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था? 15:17, ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 93 है, यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था, तो 2002 में आय क्या थी? 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था, तो 2002 में आय क्या थी? 260 करोड़। 260 करोड़, 94 नंबर आ गया हमारा। यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? 102 करोड़, ठीक है। करोड़ों की बात चल रही है, लाखों में नहीं, करोड़ों में। यदि वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 206 में, यानी कि कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी, तो 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी? 464 करोड़। हाँ ये बहुत तगड़ा भाई, ये बहुत तगड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक था। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक था औरंगजेब, इज़ द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से, ये 5 क्वेश्चन मेरे ख्याल से इतिहास के रह गए हैं। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? रेलवे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आता पेपर में ये। क्वेश्चन नंबर 98 है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा के द्वारा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 99 है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। धम्म चक्र, ठीक है, प्रवर्तन मुद्रा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 100 हो गया। अरे इतनी जल्दी 100 में क्वेश्चन आ गया। चलिए निम्नलिखित में से किस शासन के दरबारी कवि हरिशेख थे? समुद्रगुप्त, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेख थे? वो थे समुद्रगुप्त के। तो इस तरह से मैंने 100 के 100 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। जो पाई चार्ट है, ठीक है, ग्राफ है आपका, तालिका दे रखी है आपकी, ठीक है, इनको आप सोल्व करो खुद से। पहले अपनी नोटबुक में तालिका बनाओ
या स्क्रीनशॉट लो और उससे सोल्व करके देखो क्या ऑप्शन राइट है या नहीं है। ये काम आपको करना है क्योंकि आपने अभी तक कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसे आप बड़ी आसानी से सोल्व कर लिया। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। और बाकी किसी को डायरेक्टली आंसर की चाहिए होगी तो वो ये है, देखो आंसर की भी चाहिए ना, किसी को चाहिए होती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने आपको क्वेश्चन पेपर सेट करवाया, ये हमारी आंसर की है इसकी, ठीक है। देखो पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? विष्णु शर्मा के द्वारा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया धम्म चक्र प्रवर्तन द्वारा। लेकिन इससे जो मैं पढ़ाता आपको तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि इनमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हैं कवर। पूरी PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। चलिए अच्छे से तैयारी करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।